मॉर्निंग और गुड इवनिंग के विशेषांक में आप अलग-अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं और आज हम पहुँचे हैं एक गाँव में और इस गाँव में अगर आप देखेंगे तो एक युवक जो है साइकिल पर आपको अभी दिखाई दे रहा है। इनका नाम है बलिंदर सिंह और इनसे हम आज बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे लगातार साइकिल कहाँ-कहाँ चला रहे हैं। भारत में करीबन-करीबन कितने राज्यों में आपने साइकिल चलाई? 19 राज्य अभी तक किए हैं मैंने। 19 राज्य साइकिल चला चुके हैं, 4 यूनियन टेरिटरी और 19 स्टेट। 19 स्टेट 11,500 किलोमीटर और लगभग 105 दिन में मैंने ये सफ़र कंप्लीट किया है। कंप्लीट की है। कहीं कोई दिक्कतें आई हैं आपको? दिक्कतें जो आई हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। इनका नाम है बलिंदर सिंह। अभी हम यहाँ बैठेंगे और गाँव के जो सरपंच हैं, अन्य मौजूद लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। मैं हूँ नवल सिंह और मेरे साथ हैं दीपक अरोड़ा और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। और यहाँ जो गाँव है, इस गाँव का नाम है धारसुल और धारसुल गाँव के सरपंच से भी हम मिलेंगे, ये भी जानेंगे कि जो यहाँ बलिंदर सिंह, बिंदर जिनको कहा जाता है, ये कह रहे हैं कि ये साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? क्योंकि जब भी कोई बात होती है सबसे पहले सरपंच से पूछा जाता है, अभी सच्चाई क्या है? हाँ जी, क्या बताएँगे जी? साइकिल चलाते हैं लगातार? हाँ जी, ये काफ़ी दिनों से साइकिल की यात्रा भी करके आए हैं पूरे इंडिया की और ये पहले भी ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। अभी इसका आगे वर्ल्ड टूर का भी सपना है और ये साइकिल लगातार चला रहे हैं। तो कभी आपने बचपन से इनको चलाते देखा या अचानक ही किसी एक दिन मन में आया और साइकिल उठा के चल दिए देश भर में? नहीं, पहले भी एक बार टूर पे गए थे मास्टर जियों के साथ। अभी ये पूरा इंडिया का करके आए हैं टूर। पूरा इंडिया का टूर कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो आप लोग इनकी क्या मदद कर रहे हैं इस काम के अंदर? जैसा भी होता है पूरा गाँव सहयोग देता है। कोई भी लड़का अगर अच्छा काम करता है तो पूरा गाँव उसका साथ देता है। पूरा गाँव साथ देता है। तो एक बार फिर बलिंदर से बातचीत करते हैं हम लोग। हाँ, बलिंदर, आप इधर आ जाओ, सरपंच साहब के पास ही बैठ जाओ उधर ही। अच्छा ये बताओ कब आपके मन में पहली बार आया कि आपको देश के भ्रमण पर साइकिल पर निकलना चाहिए? ऐसा है जी, पहली बार तो क्या था, एक बार ना 10वीं क्लास में पढ़ते थे हम। हमारे टीचर थे, साइंस टीचर, उन्होंने एक ये जो मैंने स्लोगन बनाया है, पर्यावरण संरक्षण जन चेतना अभियान, तो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी रोहतांग तक की। तो उसमें हम पहले तो 10-15 स्टूडेंट तैयार हो गए थे, लेकिन मौके पे हम 2 ही रह गए, एक मेरा टीचर और एक मैं। और हमने जब ये स्टार्ट किया तो लोगों से मिले, वहाँ से मेरे अंदर एक चीज़ बन गई कि ये आने वाले टाइम में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर काफ़ी साल बीतने के बाद फिर एक दिन ये कोरोना वाली चपेट आई, जब लोग मर रहे थे, तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि लोग पैसे भी जोड़ लेते हैं, ऐशो-आराम के साधन भी जोड़ लेते हैं, लेकिन कभी एक एवरेज इंसान या कोई भी, मतलब लगभग मैं तो 100% ही मानूंगा, क्योंकि सोचने वाले बहुत कम हैं, पैसे के बारे में, रोटी के बारे में, कपड़ों के बारे में हम ख्याल करते हैं, लेकिन जो सबसे मूलभूत चीज़ है ज़िंदगी की, वो सांस है। और वो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है, फ्री में है, इसलिए हमें वैल्यू का पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में। मैं इसलिए आप साइकिल तो चला रहे हैं मगर साइकिल के साथ ये संदेश भी दे रहे हैं कि पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं संदेश देता हूँ कॉलेज में जाके, स्कूलों में जाके, या जैसे कहीं पे भी लोग गैदरिंग होती है, वहाँ पे पूछ लेते हैं, ऑटोमेटिकली लोग पूछ लेते हैं आते जाते कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उनको मैं यही संदेश देता हूँ कि जैसे कि सांस कितने कीमती हैं। हम पूरी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन क्या रही है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन की है जी। ग्रेजुएशन की हाँ है। जी। तो उसके बाद कोई नौकरी, कोई और कामकाज नहीं किया और क्या अच्छा है जी, थोड़ा-सा नौकरी की तरफ रुझान रहा नहीं शुरू से ही। 1-2 की भी है बीच में जैसे, लेकिन वो इतना रुझान नहीं रहा हमारा। अभी क्या करते हैं? खेती करते हैं? हाँ, खेती-बाड़ी का काम है फिर। कितनी ज़मीन है अपने पास? मेरी घर की तो 3 किले ज़मीन है, लेकिन हम मतलब ठेके पे जैसे लेते हैं ना गाँव में, इस ठेके पे लेके करते हैं। तो अभी देश भ्रमण पर अभी निकल जाएँगे तो खेती कौन सँभालता है फिर आप? भाई है मेरे, अच्छा वो सँभाल लेते हैं। वो उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। खेती वाला बंदा कर सकता है जी ऐसा काम। अगर मतलब जागरूकता की बात करें तो नौकरी वाला बंदा नहीं कर सकता ये काम। खेती वाला जो फ्री होल्डर होता है, मतलब उसको किसी का वो नहीं होता, तो वही मैनेज कर सकता है इस टाइम को। वही मैनेज कर सकते हैं। बिट्टू है हमारे साथ, सरपंच हैं, प्रतिनिधि, इनसे भी हम जानेंगे ये जिस तरह का काम कर रहे हैं आपको क्या लगता है ऐसा और युवाओं को भी करना चाहिए? तो देखो जी, अगर ये जो पर्यावरण से संबंधित है इनका संदेश है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान को एक संदेश के साथ जुड़ना चाहिए इनके साथ। और जैसे इन्होंने पहले भी यात्रा करी है, तो उस टाइम भी हम खुला चौक पर इनका वेलकम करने आए थे जब पहले यात्रा थी। तो आगे का जो भाई का सपना है इंटरनेशनल यात्रा का, वो भी हम चाहते हैं कि सरकार भी सपोर्ट करे, गाँव तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। और जैसे जैसे ये संदेश जाता है तो हर व्यक्ति को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और स्कूल टाइम से मैं तो इनका क्लास फेलो रहा हूँ। अच्छा क्लास फेलो रहे हैं आप? जी, इनके साथ क्लास फेलो रहा हूँ। और वही उस टाइम तो बाइकों का ज़माना था ही नहीं, साइकिल का ही ज़माना था। तो भाई ने वो साइकिल का ज़माना आज तक नहीं छोड़ा। ये बात तक पहुँच गए। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। और आज के टाइम में दोबारा साइकिलें आने स्टार्ट हो गए हैं। नौजवान पीढ़ी भी आप देखते हैं सुबह-सुबह साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि अभी और तो कोई
एक्सरसाइज रही भी नहीं। जी नॉर्मली अगर चाहे तो साइकिल सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है अपने शरीर के लिए भी, और भाई का संदेश जो पूरे देश में पहुंचेगा, और हम इंटरनेशनल में पहुंचा रहे हैं, तो हम भाई को आगे शुभकामनाएं देते हैं। इनको कोई भी किसी तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो आप लोग उसमें साथ हैं, जी, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आए और हम इनके साथ खड़े हो जाएं। इनके साथ खड़े हो हाँ जाएं। जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा आपने पहले देश स्तर पर किया, अभी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो किस किस देश की यात्रा भी जाना चाह रहे हैं आप? मैं सर यहाँ से इंडिया से बॉर्डर लगता है ब्रह्मा का, मणिपुर से ब्रह्मा का बॉर्डर है। ब्रह्मा से थाईलैंड, थाईलैंड से मलेशिया, वियतनाम, ये छोटी छोटी कंट्रियाँ काफ़ी आ जाती हैं। तो इस रास्ते से जाने का मेरा ये मोटो है कि एक तो ये एशिया है, हमें वीज़ा आसानी से मिल जाता है, कि मेन प्रॉब्लम तो वीज़ा की होती है। और दूसरा ये है कि ये छोटे छोटे देशों में मेरी इतने वो पहचान भी बन जाएगी, और मेरा मतलब आगे दिक्कत नहीं आएगी इस रास्ते से, इसलिए जाना है। तो इस दौरान जो अभी आपका टूर रहा, इस दौरान आपको दिक्कतें आई, किस तरह की दिक्कतें आई पूरे भारत भ्रमण के दौरान? हाँ, पूरे भारत भ्रमण में जैसा कि आपको पता है कि भारत बहुत विशाल है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, हर कदम पे आपको एक नई चीज़ मिलेगी। तो कहीं जान पहचान थी या बगैर जान पहचान के ही चले? बगैर जान पहचान, मैं मेरी कोई किसी के साथ जान पहचान नहीं थी, लेकिन फ्रेंड दोस्त बन जाते हैं लोग। जैसे मैं लद्दाख में गया, तो लद्दाख में पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग, तो वहाँ पे मेरे को मिलते थे, तो वो कॉन्टैक्ट दे देते थे कि आप अगर केरला हो, महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो तो हमारे पास आना। ठीक है। ज़्यादा अप्रिशिएट मेरे को बच्चे छोटे और लेडीज़ ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी, क्योंकि उनको पता होता है ना कि इस चीज़ का, एक जो गृहिणी होती है ना, उसको पता होता है कि परिवार को किस तरह से चलाना। और जो मैसेज था उनको जल्दी समझ आ जाता था, और वो रियली अप्रिशिएट करती थी, और अपने वो एड्रेस भी दे देते थे कि आप अगर हमारे स्टेट में आओ तो हमारे पास रुकना, हमें सेवा का मौका देना। आप छत्तीसगढ़ में बता रहे थे कि वहाँ पे आपका हौसला टूट गया था, क्या कारण रहा? अ, छत्तीसगढ़ में नहीं, मेरा एक बार तो मेरे साथ ऐसी तो घटनाएं काफ़ी हुई हैं, हाँ, जैसे वो थोड़ा बताइए। कश्मीर के अंदर हुई थी मेरे साथ। तो वो है तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो मानसिक तौर पे परेशान कर देती है कई बार बंदे को। तो मेरे साइकिल के ऊपर झंडे लगे हुए थे आगे और पीछे इंडिया का। तो जब मैं श्रीनगर इंटर किया, थोड़ा डर भी था कि पहले कभी गया नहीं था, तो सुनने में जैसा मिलता है अपने को। तो वहाँ पे एक आदमी ने मेरे को गाली दे के बोला कि एक कश्मीर का भी लगा ले झंडा। तो फिर मैंने उसी तरह से उसको रिएक्ट किया कि तेरे पास है तो दे दे। तो फिर वो डर गया, मतलब वो भाग गया कि अगर इसने इतना ही बात बोल दी तो इसके कोई बैकअप होगा साथ में। उसके बाद जैसे नंदी हिल्स कर्नाटका में, वहाँ पे भी मेरे को मिले कुछ बच्चे शरारती। वो बोलने लगे कि आप जय कर्नाटका बोलो। जय कर्नाटका बोलो एक बार। अ, जय कर्नाटका। मेरी बात सुनो। फालतू हाँ, रोज ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। अभी एक बार बोलो। नहीं, हर मैं क्यों बोलूँ? जय श्री राम बोलो। क्यों बोलूँ? जय श्री राम बोलो। नहीं, क्यों बोलूँ? बोलो। फर्स्टली मतलब जिस तरह से भी एक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, आज़ाद हैं, हमारे ख्याल है, मौलिक अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि आदमी क्या काम कर रहा है, और आप इस तरह के टॉन्ट करते हो, जय श्री राम बोलो। तो ऐसी दिक्कतें। ऐसे भी कहते थे जय श्री राम? हाँ, जय श्री राम वाले, मतलब मेरे को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम से किसी भी, मैं अल्लाह अकबर कुछ भी है, हर धर्म का स्वागत है मेरे लिए, क्योंकि मैं धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि धर्म और राजनीति से अगर करेंगे तो फिर ये काम आप नहीं तो कर सकते। पर्यावरण का काम कर रहे हैं जहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। हाँ। तो इस तरह के मिल जाते थे, लेकिन वो अगर फोर्सली कोई कहेगा कहने के लिए तो कहने का मन नहीं करता, क्योंकि हम तो हरियाणा से हैं। हरियाणा हमारा दिन भी राम राम से स्टार्ट है, और मतलब राम राम से ही हमारा सब कुछ है। लेकिन अगर कोई फोर्सली कहेगा कि तू जय श्री राम बोल, और फिर तेरे को टैगिंग मिलेगी कि आप सच्चे देशभक्त हो, तो इन चीज़ों से मेरे को थोड़ी थोड़ी मानसिक परेशानी हुई कि यार अभी भी कौन से युग में जी रहे हैं हम। और भी एक दो जगह ऐसी मतलब घटनाएं हो जाती हैं, तमिलनाडु के अंदर भी। तो साइकिल चलाते रहे, साइकिल चलाते हुए कोई दिक्कतें आई फिर आपको? साइकिल चलाते हुए जी फिजिकली तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसा ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती है ना, ये पंचर वगैरह ज़्यादा हो जाते थे साइकिल, क्योंकि मेरे को पहली बार था असल में इतना लंबा टूर। उससे पहले लोकल मतलब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर किया तो हुआ। फिर कैसे मैनेज करते थे इसको? तो बस ऐसा ही था कि जैसे अपने आप मैंने किट वगैरह सारा रखा हुआ था सामान, तो पंचर वगैरह लगा लेता था। आप कह रहे थे एक ही राज्य में 6 बार पंचर हो गया लगा? हाँ, मेरे साथ ये तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना में क्या है कि जैसे तेलंगाना में असल तो देश के हर उसमें ना हाईवे बन गए हैं। हाईवे गांव से थोड़ा दूर हटा के बनाए हुए हैं। वो एक्सप्रेस वे हैं, मेगा एक्सप्रेस हाईवे, तो उनके चारों तरफ ना फेंसिंग की होती है। अगर आप हाईवे के ऊपर चढ़ गए तो आपको डेस्टिनेशन जब शहर मिलेगा बड़ा तभी निकल पाओगे उससे, अदरवाइज आप उसके ऊपर ही हो, कहीं नहीं जा सकते। तो पंचर हो जाता था, गर्मी ज़्यादा थी तो पंचर लगाता था।
एक बार तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, जब चौथी बार पंचर हुआ, पहले तपिश थी, फिर बाद में बारिश होने लगी, पंचर तो लगा लिया, फिर मेरे में ऐसा हो गया यार इसको साइकिल को रख देने में और चल वापस। फिर लेकिन मैंने सोचा यार अभी इतनी दूर आया, 4,500 किलोमीटर हो गए, अभी किलोमीटर बढ़ते जा रहे थे तो हौसला ही बढ़ता जा रहा था। थकान थी लेकिन हौसला बढ़ रहा था कि 4,500 हो गए, 5,000 किलोमीटर हो गए। तो इस तरह से हौसला बना रहा। कुछ मेरे जो दोस्त थे जो मेरे को यहाँ से गांव में से हेल्प भेजते थे आप? हेल्प भेजते थे, बैकअप भी, हौसला भी। वो हर तरह की मतलब जैसे मुमकिन मदद ना, कि वो कह देते थे शाम को तू GPS लोकेशन सेंड कर हमें, विराट अगर कहीं ऐसी जगह पे है। तो हर तरह से ख्याल रखते थे। दोस्त मित्रों के कारण ये मेरे सफल हो पाई यात्रा। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम निकल तो गए लेकिन हरियाणा से बाहर या उत्तर भारत से आगे जाओगे तो आपको वो मंदिर और गुरुद्वारे भी नहीं मिलेंगे जिस तरह से हमारे उत्तर भारत के अंदर है। खाने की कोई टेंशन नहीं, पीने की, इवन पानी के लिए भी मेरे 200-250 रुपये खर्चा हो जाता था हर दिन दक्षिण भारत के अंदर। इस टोटल यात्रा के दौरान कितना खर्चा हो गया आपका? इस टोटल यात्रा के दौरान कितने किलोमीटर की यात्रा रही, कितने राज्य पूरे किए आपने? मैंने लगभग 11,500 किलोमीटर की यात्रा की है जी। हरियाणा से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी और वापस यहाँ तक 11,500 किलोमीटर के करीब बढ़ गए। और 19 राज्य मैंने कंप्लीट किए और 4 यूनियन टेरिटरी। और मेरा लगभग मान के चलो 80-85 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। ये आपका खुद का पैसा था या लोगों ने आपको दिया? मेरा खुद का था जी, मेरे पास 45,000 रुपये। और उसके जो 85 से ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि ये तो मेरे को मोटा तो पता है कि 35-40 हज़ार मेरे को डोनेशन आया है, यार दोस्तों ने दिया है। यहाँ पे लोग मिल जाते थे, वो दे देते थे। पहले तो मैं ये चीज़ को स्वीकार नहीं करता था, कि लेता नहीं था, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि ऐसे यार नहीं लेना चाहिए। लेकिन 1-2 मेरे को जेंटलमैन मिले जो काफ़ी उम्र के थे, उन्होंने बताया कि ये आपको कोई दान नहीं दे रहा है, एक तरह से ये आपको हौसला दे रहा है। कोई बंदा देता है तो हौसला ले लेना चाहिए, मैं ऐसा मत समझो इसको। तो ये आपको रियली मतलब जो दिल से देता है ना, तो कोई तो अभी जो कैमरे पे लोग देख रहे हैं आप, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कैमरे से जो लोग देख रहे हैं, पहले तो मैं सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जिस तरह से भी अभिवादन स्वीकार करें, मेरा अभिवादन लें। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर आपको अगर असली पुण्य का काम करना है तो ये पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो सांस है ना वो हमें भगवान ने दिए हैं, और उनको बचाना, उनको डिलीवर करना, अगली आने वाली जनरेशन है जो, वो कम से कम ये ना कह के जाएँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जनरेशन थी जो पहले वाली, वो मूर्ख थी। क्योंकि एक इंग्लिश की कहावत भी आपने सुनी होगी कि जो आने वाली जनरेशन होती है वो पिछली को थोड़ा सा मनोवत बारे में मानती है। लेकिन एक ऐसा इतिहास बना के जाओ कि आने वाली जनरेशन भी ये कहे कि हमारे जो बुजुर्ग थे, पुरखे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पर्यावरण को बचा के। क्योंकि सांसों की कोई कीमत नहीं है। असल में ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे पैसे से बाकी चीज़ें तो हम ले सकते हैं, आज पैसा नहीं है कल आ जाएगा वो ले लेंगे। लेकिन सांसों का ऐसा है जी, अगर एक बार ये बिगड़ गया ना इसका तालमेल वातावरण का, तो इसको सैकड़ों साल लग जाते हैं बढ़ने के लिए, दोबारा रिबिल्ड होने के लिए। तो हम ऐसी गलती करें ही ना कि इसको ये दिन देखना पड़े। जैसे कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो चीज़ उसने पिंच किया मेरे को कि ये चीज़ एकदम से बिल्ड नहीं की जा सकती, तो इसको अगर बिल्ड करना है तो इसमें पीढ़ियाँ लग जाती हैं। अभी आपको टोहाना में लोग जानने लगे हैं और देश में भी जानने लगे हैं, ऐसा आपको लगता है? कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं और बलिंदर क्या हाल है, आप लोग साइकिल चलाने वाले? हाँ जी सर, को कुछ लगता है। टोहाना में लगता है ऐसा? टोहाना में भी लगता है, जब मैं पूरे देश में जाता था। नहीं, वहाँ तो लगता होगा। अपने खुद के एरिया में जो जिला फतेहाबाद है, टोहाना, यहाँ कितना लगता है? हाँ, यहाँ भी जानते हैं लोग, जानने पूछते हैं, बच्चे हैं जो कहते हैं ये वो साइकिल वाला है। साइकिल वाला है। अच्छा, तो धन्यवाद। अभी सरपंच साहब से हम जानेंगे। सरपंच साहब, आपके गांव में कई तरह की खासियतें हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, उसमें से एक ये साइकिल चलाने वाले और हो गए। इससे पहले टोहाना क्षेत्र में हीरा लाल जी आए थे, वो साइकिल मैन के नाम से ही फेमस है, और उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। अभी मुझे खुशी है कि अपने गाँव में ही इंटरव्यू एक और कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, किस तरह से प्रोत्साहन मिलना चाहिए इस काम को? इसको जैसी भी होती है, पूरे गांव ही पहले भी हेल्प करता है और आगे भी जैसे होगा इसको हेल्प भी की जाएगी। और जो भी फंक्शन होते हैं मेन, उन पे इसको सम्मानित भी किया जाता है और इसका हौसला बढ़ाया जाता है। अभी इसको हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल करेगा तो गांव का नाम भी रोशन होगा, हरियाणा का भी होगा और इंडिया का भी होगा। क्यों बिट्टू, मेरे ख्याल में अकेला यही होगा जो पूरे फतेहाबाद में इस तरह से साइकिल चला रहा होगा, और तो किसी का नाम नहीं है अभी तक। अभी तक तो किसी का नाम सामने नहीं आया। वैसे हम तो बाहर से, अदर स्टेटों से आते हैं, देखता हूँ मैं लोगों को साइकिल साइकिल वाले। तो एक बार मैं साउथ साइड के दिन से मिला भी था, खाने तरफिया में, तो साइकिल वाले
नहीं, अगर हम जिले वाले कहता है जिले में तो अकेला ही है साइकिल तो वाला। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ की जो सरकार के नुमाइंदे हैं, नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोगों को, आप लोग सरपंच हैं दोनों, हाँ जी, तो आपकी सरपंच एसोसिएशन में भी इस बात को डालिए कि गांवों से एक लड़का निकला है और उसने साइकिल चलानी शुरू की है। चलो मैं जैक्सन ब्लॉक में आता हूँ, तो अगर अभी दोबारा हमारी जब भी मीटिंग होगी तो मैं इस बात को रखूंगा कि हमारे हमारे आप टोहाना ब्लॉक में आ गए, ये तो ये टोहाना ब्लॉक में आ गए, तो 2 ब्लॉक की तो हमने हाँ मरवा ली। तो आगे संजीव जी आइए आप भी एक बार, ये लॉयंस क्लब से हैं, इन्होंने अभी भी सम्मानित किया है इनको। ठीक है। तो संजीव जी थोड़ा बताएं इनके बारे में। एक गांव से, बल्कि अभी हमने डिस्कशन में निकल के आया कि जिला फतेहाबाद से ये अकेले ही हैं इस तरह के जो ऐसा कर रहे हैं, ये विशेषता है जिला फतेहाबाद। से भी थे, क्या नाम उनका, हाँ, साइकिल वाला उन्होंने कहाँ चलाई? वो कई कंट्रियों में जाया है तो वैसे अच्छा उनको हमने सम्मानित किया, उन्हें प्रोग्राम किया था यहाँ मैरिज प्लेस में, अच्छा वो आए हुए थे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। जो शील्ड आपको इनको दी उसी प्रोग्राम की है ये। अच्छा 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 और कई कंट्रियाँ जाया हुआ है ना, हाँ। हाँ 100 कंट्री से ऊपर जाया, अच्छा, लाइन क्लब में मेंबर भी है। तो आप इनको सम्मानित करते रहते हैं इस तरह के लोगों को लगातार? और जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, हम सोचते हैं इनका सहयोग बढ़ाया जाए किस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक वाह जी, ये भी आगे हमारे साथ दिखाओ जी। तो ये बातचीत हम लोग कर रहे थे, ये हम आपके गांव में आए थे, बिंदर हैं, ये साइकिल चलाते हैं, तो कितने टाइम से साइकिल चला रहे हैं? आपने देखा है कभी इनको साइकिल चला? काफी टाइम से चला रहे थे। अच्छा, हाँ जी, तो उत्साह बढ़ाते हैं इनका कभी? हम बहुत बढ़िया किए इन्होंने, उत्साह बताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगता है? ये आपने भी कभी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बढ़िया अच्छा लगता है। बढ़िया चलाया जी साइकिल का, देखते थे रोज वीडियो देखते थे, जगह जगह पे जाते थे हम। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया थे। तो ये बिंदर है, इनसे हमारी बातचीत हुई, गांव धारसूल पहुंचे थे, जिला फतेहाबाद का और टोहाना ब्लॉक में आने वाला गांव है, और यहाँ से बिंदर ने एक कोशिश की, पहले नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर साइकिल चलाई है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिल चलाने की इनकी योजना है, अलग अलग देशों में जाएंगे, मगर इसके साथ में एक संदेश भी लेकर जा रहे हैं कि पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण बड़ा कीमती है, किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है मगर पर्यावरण और शुद्ध वायु को नहीं खरीदा जा सकता, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। इस संदेश के साथ आपके बीच में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का सफर कैसा लग रहा है, इसके बारे में जरूर बताएं। मैं नई नई जानकारी लेकर फिर आपके बीच में आता रहूंगा, तब तक के लिए अलविदा।